Hello students, welcome back to the accounts revisionary lecture. Rather than revision, I like to call it as revisionary lecture. We are going to revisit some of the topics we are that is of prime importance in our 12th standard board exams. In today's lecture, we are going to specifically talk about the final accounts. And even in that, we are going to specifically talk about final accounts trial balance posting. फाइनल अकाउंट्स में ट्रायल बैलेंस की पोस्टिंग कैसे होती है या फिर ट्रायल बैलेंस की पोस्टिंग कहाँ की जाती है उसके बारे में हम स्पेसिफिकली डिस्कस करने वाले हैं. Many of my students from the current batch or say from the previous batches have always complained कि सर हमें फाइनल अकाउंट्स बहुत अच्छे से आता है but at some point of the time we find it difficult or somewhere in the question we find it difficult to find the solution that where the trial balance posting will go, where the trial balance amount will be posted. So do not worry, I am here to help. मैं हूं ना, मैं करता हूं कुछ प्रबंध. ठीक है. So why the trial balance posting is so important? अगर ट्रायल बैलेंस में एक भी आइटम इधर से उधर हुआ, आपके 2 से 3 मार्क वो गड़बड़ कर सकता है. ऐसी चीज जो P&L अकाउंट में आती थी, अगर आपने ट्रेडिंग अकाउंट में लिख दी तो वो सिर्फ पोस्टिंग गलत नहीं होगी, वो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को भी गलत कर देगा, वो नेट प्रॉफिट को भी गलत कर देगा, वो कैपिटल अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट जाता है या नेट लॉस जाता है उसे गलत कर देगा, फिर बैलेंस शीट भी गलत अमाउंट पे टैली होगी. तो आपका एक ट्रायल बैलेंस का आइटम इधर से उधर हुआ, आपका पूरे क्वेश्चन में 2-3 मार्क्स का गलती हो सकता है. और हम लोग बोर्ड के एग्जाम में 2-3 मार्क की गलती अफोर्ड नहीं कर सकते. ठीक है. आवर फोकस इज टू get 90-95 plus, then we can't afford the silly mistakes like silly mistakes in trial balance posting. बहुत easy है, हमें इसमें पूरे मार्क्स चाहिए ही चाहिए. Clear? There are more than 80-85 items in your trial balance class. So with some sort of seriousness, we have to listen to the video lecture very carefully. इस वीडियो लेक्चर में आपको ऐसा लगेगा कई पार्ट्स में कि ये सारी बातें हमें शायद पता है, पर बिलीव मी एट सम पॉइंट ऑफ द टाइम देयर विल बी डिस्कशन जो आपने अभी तक बात सुनी ही नहीं थी या फिर जो आपको नहीं पता था. क्लियर? तो ऐसे कुछ आइटम्स आएंगे जो आपको नहीं पता है, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो लेक्चर को लास्ट तक देखें, बिल्कुल छोड़े ना बीच में. और अगर फिर भी आपको पूरा आता है तो आपकी एक बार रिवीजन ही हो जाएगी. तो हर केस में हमारा विन विन सिचुएशन है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स किक स्टार्ट आवर लेक्चर. This lecture is divided into 2 parts. First, we are going to discuss the very basics of final accounts. In second, we are going to give a detailed explanation. We are going to give a detailed discussion about the trial balance posting. First, we are going to quickly revise what is final accounts and what we have to prepare in final accounts. Then we are going to directly jump on the detailed discussion of trial balance. Okay, let's start. फाइनल अकाउंट्स मतलब वो अकाउंट जो साल के आखिरी में प्रिपेयर किए जाते हैं दो चीजें पता करने के लिए. एक प्रॉफिट एंड लॉस पता करने के लिए और एक फाइनेंशियल पोजीशन पता करने के लिए. प्रॉफिट एंड लॉस पता करने के लिए हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं और P&L अकाउंट बनाते हैं, और फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए हम बैलेंस शीट बनाते हैं. ट्रेडिंग और P&L ये अकाउंट है, इसलिए फॉर द ईयर एंड यानी साल भर की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. पर बैलेंस शीट ये स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, तो वो सिर्फ एक ही दिन की इंफॉर्मेशन नोट करता है. हैव आई मेड इट क्लियर? yes sir. So final accounts is the account which is made at the end of the year. फाइनल अकाउंट्स वो अकाउंट्स है जो हम साल के आखिरी में बनाते हैं. दो ऑब्जेक्टिव है, प्रॉफिट एंड लॉस पता करना और फाइनेंशियल पोजीशन पता करना. प्रॉफिट एंड लॉस पता करने के लिए हम ट्रेडिंग अकाउंट P&L अकाउंट बनाते हैं और फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं. क्लियर? यस. ट्रेडिंग अकाउंट इज फॉर द ईयर एंडेड. लेफ्ट हैंड साइड इज डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज क्रेडिट साइड. लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड. लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे एक्सपेंस, राइट हैंड साइड में लिखेंगे इनकम. डेबिट साइड में लिखेंगे एक्सपेंसेस यानी, और क्रेडिट साइड में लिखेंगे इनकम. सर ट्रेडिंग में कौन से एक्सपेंस और कौन सी इनकम आती है? लेट्स हैव अ लुक. परचेस ऑफ गुड्स नाम का जो एक्सपेंस है वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आएगा. ठीक.
फिर जो गुड्स को हमने परचेस किया है उसको फैक्ट्री में भी लाना पड़ेगा, तो परचेस किए हुए गुड्स को फैक्ट्री में जो लाने का एक्सपेंस है वो भी हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में ही लिखेंगे। यानी पहले परचेस ऑफ गुड्स और उसके बाद परचेस किए हुए गुड्स को फैक्ट्री में लाने का एक्सपेंस भी हम कहा लिखने वाले हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखने वाले। क्लियर? यस सर। उसके बाद फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंस या फिर मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक्सपेंस या फिर प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्सपेंस हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। तो मैं बोल सकता हूं कि मोटा मोटी 3 टाइप के एक्सपेंसेस कहां आते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आते हैं। कहां सर? कौन कौन से? परचेस ऑफ गुड्स, परचेस ऑफ गुड्स को फैक्ट्री में लाने का एक्सपेंस, और फैक्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक्सपेंस यानी प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्सपेंस। क्लियर? यस। और ये तीनों एक्सपेंस माने ही डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तीनों एक्सपेंसेस माने ही डायरेक्ट एक्सपेंसेस। आपको एग्जाम में एमसीक्यू भी आ सकता है कि बॉस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में कौन सा टाइप के एक्सपेंसेस लिखते हैं, विच टाइप ऑफ एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड ऑन दी डेबिट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, दैट इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्लियर? तो ऐसा एक एमसीक्यू भी बन सकता है, वो भी हमने आज अभी कवर कर लिया। चलिए, तो परचेस ऑफ गुड्स, परचेस गुड्स को फैक्ट्री में लाने का एक्सपेंस, फैक्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस और डायरेक्ट एक्सपेंस आर रिकॉर्डेड इन ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड यानी एक्सपेंस वाला साइड। क्लियर? यस। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आती है बिजनेस की मेन इनकम, बिजनेस की मेन इनकम, और बिजनेस की मेन इनकम सिर्फ एक है, दैट इज सेल्स। क्लियर? yes sir, give it a read. Yes, moving further, then we are going to prepare profit and loss account for the year ended, just like p and l account, just like p and l account, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में भी हम एक्सपेंस लिखने वाले हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में भी हम इनकम लिखने वाले हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में हम लिखने वाले हैं कौन से एक्सपेंस? सर, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू ऑफिस या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू ऑफिस या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस रिलेटेड टू फैक्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग हमने ट्रेडिंग के डेबिट में लिखा था माय फ्रेंड्स, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में हम एक्सपेंसेस रिलेटेड टू ऑफिस लिखेंगे। एज अ स्टूडेंट मैं ऐसा लर्न करता हूं कि जो एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में नहीं आते वो पी एंड एल अकाउंट के डेबिट में आते हैं। क्लियर? यस। और पी एंड एल अकाउंट के एक्सपेंसेस को क्या कहा जाता है? तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहा जाता है। क्लियर? यस सर। सर, पी एंड एल अकाउंट के क्रेडिट में कौन सी इनकम आएगी? बिजनेस की सारी अदर इनकम, बिजनेस की सारी अदर इनकम। ठीक है? बिजनेस की जितनी भी इनकम है अपार्ट फ्रॉम सेल्स, सेल्स को छोड़ के बिजनेस की जितनी भी इनकम है हम वो पी एंड एल अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे। हैव आई मेड इट वेरी क्लियर टू यू? यस सर। ठीक? यस। जो सेल नाम की इनकम थी, जो बिजनेस की सेल नाम की इनकम थी, वो मेन इनकम थी। वो मेन इनकम हम कहा लिखते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। पी एंड एल अकाउंट के क्रेडिट में हम कहा लिख पी एंड एल अकाउंट के क्रेडिट में हम क्या लिखेंगे? अदर इनकम लिखेंगे, यानी अपार्ट फ्रॉम सेल्स, सेल्स को छोड़ के बिजनेस की जितनी भी इनकम होगी हम वो कहा लिखेंगे? पी एंड एल अकाउंट के क्रेडिट। क्लियर? यस सर। फिर आती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में इजी है, बिजनेस से रिलेटेड जितना भी उधार है, उधार लोन वगैरह जो भी है बिजनेस पे उधार है वो लाइबिलिटी सेक्शन में लिखा रहेगा। और बैलेंस शीट में बिजनेस की जितनी भी प्रॉपर्टी है, जितनी भी संपत्ति है, जितनी भी एसेट्स हैं वो कहाँ लिखी होगी? बैलेंस शीट के एसेट कॉलम। हैव आई मेड इट वेरी क्लियर टू यू? दिस वाज अ रिवीजन, क्विक रिवीजन फॉर द फाइनल अकाउंट्स। दो ऑब्जेक्टिव है पी एंड एल अकाउंट, और दो ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पता करना और फाइनेंशियल पोजीशन पता करना। ये दो चीजों को पता करने के लिए 3 चीज बनाई जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट। क्लियर? क्या क्या आता है वो हमने डिस्कस कर लिया। मूविंग फर्दर, ये रहा हमारे टॉप, ये रहा हमारे वीडियो का मेन पार्ट, दैट इज डिस्कशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस कुछ इस प्रकार का दिखता है। नॉर्मली 3 या 4 सेक्शंस होते हैं इसमें। सीरियल नंबर, नेम ऑफ अकाउंट, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। सीरियल नंबर शायद नहीं भी हो तो भी चलेगा, ठीक है? पर नेम ऑफ अकाउंट और डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस हमेशा रहेंगे। क्लियर? नेम ऑफ अकाउंट में सारे अकाउंट्स के नाम लिखे रहेंगे, नेम ऑफ अकाउंट्स में सारे अकाउंट्स के नाम लिखे रहेंगे। डेबिट बैलेंस में अमाउंट लिख रहेगी, क्रेडिट बैलेंस में भी अमाउंट लिख रहेगी। आपको एक एमसीक्यू आ सकता है, डैश इज द लिस्ट ऑफ ऑल बैलेंसेस ऑफ लेजर अकाउंट। अच्छे से सुनना, आपको एक एमसीक्यू आ सकता है, डैश इज द लिस्ट ऑफ ऑल द बैलेंसेस ऑफ लेजर अकाउंट।
इसका आंसर है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस इज द लिस्ट ऑफ ऑल द बैलेंसेस ऑफ लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट बनाते टाइम जितने भी बैलेंसेस बच गए थे, वो बैलेंस की जो लिस्ट है उसे ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। क्लियर बात? यस सर। तो नॉर्मली उसमें तीन सेक्शंस होंगे, नेम ऑफ अकाउंट, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। नेम ऑफ अकाउंट में सारे अकाउंट्स के नाम लिखे होंगे, डेबिट बैलेंस में अमाउंट लिखी होगी, क्रेडिट बैलेंस में अमाउंट लिखी होगी। एक तो किसी भी पर्टिकुलर अकाउंट का डेबिट बैलेंस होगा या फिर क्रेडिट बैलेंस होगा, दोनों नहीं हो सकते, एक तो डेबिट होगा या फिर क्रेडिट होगा। क्लियर? यस सर। डेबिट बैलेंस अगर है तो हमें यह सोचना है, एक तो वो एक्सपेंस है, नहीं तो वो एसेट है। यहीं पे क्लियर कर लो। अगर आपके मन में ये बात बहुत क्लियरली बैठ जाती है कि ट्रायल बैलेंस में जिस किसी भी आइटम का डेबिट बैलेंस है वो एक तो एक्सपेंस है नहीं तो एसेट है, तो आपका आधा काम यही बन जाएगा। डेबिट बैलेंस एक तो एक्सपेंस नहीं तो एसेट, और किसी भी अकाउंट का अगर क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट में अमाउंट है, तो वो है एक तो इनकम नहीं तो लाइबिलिटी। तो मैं तो बिल्कुल लर्न कर लेता हूँ, इसमें मुझे कोई बुरा नहीं लगती कि डेबिट बैलेंस है तो एक तो एक्सपेंस नहीं तो एसेट, एक तो एक्सपेंस नहीं तो एसेट, क्रेडिट बैलेंस है तो एक तो इनकम नहीं तो लाइबिलिटी। क्लियर बात? यस। एक्सपेंस है तो ट्रेडिंग का डेबिट या फिर पी&एल का डेबिट। एक्सपेंस है तो सोचना पड़ेगा, एक तो ट्रेडिंग का डेबिट नहीं तो पी&एल का डेबिट। एसेट है तो बहुत ही बल्ले बल्ले, एसेट है तो बहुत इजी, बैलेंस शीट के एसेट साइड में, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। पर अगर क्रेडिट बैलेंस है पर अगर क्रेडिट बैलेंस है तो एक तो इनकम नहीं तो लाइबिलिटी, एक तो इनकम नहीं तो लाइबिलिटी। अगर इनकम है तो ट्रेडिंग का क्रेडिट या फिर पी&एल का क्रेडिट, और लाइबिलिटी है तो अगेन बल्ले बल्ले बल्ले, क्या? लाइबिलिटी, बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड। यस और नो? यस। तो इसको अभी लर्न कर लो क्लास, ये बहुत प्राइम इंपॉर्टेंस का है। ठीक है? डेबिट बैलेंस एक तो एक्सपेंस नहीं तो एसेट, एक तो एक्सपेंस नहीं तो एसेट। क्रेडिट बैलेंस सर एक तो इनकम नहीं तो लाइबिलिटी, एक तो इनकम नहीं तो लाइबिलिटी। एक्सपेंस अगर एसेट है तो बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी है तो बैलेंस शीट, एक्सपेंस है तो सोचना पड़ेगा, इनकम है क्रेडिट बैलेंस में तो सोचना पड़ेगा। एक्सपेंस रहा तो ट्रेडिंग का डेबिट या फिर पी&एल का डेबिट, और कौन सी चीज कहाँ लिखती है अभी हमने डिस्कस किया थोड़ी देर पहले। और क्रेडिट बैलेंस रहा तो सर क्रेडिट बैलेंस रहा तो इनकम रहा तो ट्रेडिंग का क्रेडिट या फिर पी&एल का क्रेडिट, एक्सपेंस रहा तो ट्रेडिंग का डेबिट या फिर पी&एल का डेबिट, और क्रेडिट में इनकम रहा तो एक तो ट्रेडिंग का क्रेडिट या फिर पी&एल का क्रेडिट। क्लियर? यस। लेट्स मूव अहेड। दिस इज द ट्रायल बैलेंस, और अभी हम ट्रायल बैलेंस में स्ट्रिक्टली डेबिट बैलेंसेस की बात करने वाले हैं। अभी हम ट्रायल बैलेंस में स्ट्रिक्टली डेबिट बैलेंस की बात करने वाले हैं। डेबिट बैलेंस अगर रहा तो दिमाग में बत्ती जलनी चाहिए कि बॉस, बल्ब जलना चाहिए, लाइट जलना चाहिए कि बॉस एक तो एक्सपेंस होगा नहीं तो एसेट होगा, एक तो एक्सपेंस नहीं तो एसेट। एसेट रहा तो बैलेंस शीट में डालेंगे, अगर सॉरी एसेट रहा तो बैलेंस शीट में डालेंगे, एक्सपेंस रहा तो ट्रेडिंग के डेबिट में तो पी&एल के डेबिट में लिखेंगे। अगर एसेट रहा तो बैलेंस शीट में डालेंगे, एक्सपेंस रहा तो ट्रेडिंग के डेबिट में डालेंगे, नहीं तो पी&एल के डेबिट में डालेंगे। क्लियर? यस। अब कुछ चीजें हैं जो आप फटाफट फटाफट लर्न करते चलेंगे। ठीक है? कुछ चीजों में रुक के थोड़ा सा डिटेल एक्सप्लेनेशन देंगे, कुछ चीजों को फास्ट निकाल लेंगे। ठीक है? चलो, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक ये एक्सपेंस है, ओपनिंग स्टॉक ये एक्सपेंस है। ओपनिंग स्टॉक एक्सपेंस क्यों है, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन रेगुलर बैचेस में हमने दिया हुआ है। ठीक? अभी रिविजनरी लेक्चर है इसलिए आप इतना याद रखेंगे कि ओपनिंग स्टॉक ये बैलेंस, ये ओपनिंग स्टॉक ये एक्सपेंस है और ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। ओपनिंग स्टॉक ये एक्सपेंस है और ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाएगा, वो भी फर्स्ट लाइन पे। रिमेंबर द सीक्वेंस एज वेल। फर्स्ट लाइन पे कहा जाएगा? फर्स्ट लाइन पे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाएगा, क्योंकि ये एक्सपेंस है, वो भी डायरेक्ट एक्सपेंस, तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाएगा और वो भी फर्स्ट लाइन पे। हैव आई मेड इट क्लियर? यस। उसके बाद परचेस, हमने देखा ही था कि ट्रेडिंग के डेबिट में परचेस ऑफ गुड्स लिखते हैं, तो परचेस ऑफ गुड्स, जो परचेस दिया हुआ है दैट इज परचेस ऑफ गुड्स, अगेन अ डायरेक्ट एक्सपेंस, तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाएगा। वेजेस, वेजेस उन लोगों को पे किए जाते हैं जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, यानी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं वर्कर्स को वेजेस पे किए जाते हैं, तो वेजेस आर फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंस, तो उसे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखा जाएगा। ठीक है?
वेजेस के साथ साथ कभी कभी ऐसा आ सकता है वेजेस एंड सैलरी। तो पहले क्या, दो अकाउंट एक साथ दिए, वेजेस भी और सैलरी भी, वेजेस एंड सैलरी। वेजेस कहां जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, क्योंकि वो फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंस है। क्लियर, ये सब। वेजेस एंड सैलरी आया तो, वेजेस एंड सैलरी आया तो, सर वेजेस एंड सैलरी आया तो दो आइटम्स एक साथ दिए, तो हम वो आइटम पे ज्यादा फोकस करेंगे जो पहले दिया हुआ, हम वो आइटम पे ज्यादा फोकस करेंगे जो पहले दिया। तो पहले क्या दिया है सर, वेजेस दिया है, तो इट इज वेजेस। वेजेस एंड सैलरी दिया है तो पहले क्या है सर, वेजेस, तो हम उसे वेजेस कंसिडर करेंगे और ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। क्लियर बात, यस सर। फिर प्रोडक्टिव वेजेस, ये भी ट्रेडिंग से रिलेटेड है। मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, ये भी फैक्ट्री से रिलेटेड है, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाएगा। तो अभी तक हमने शायद सिर्फ वेजेस सुना था, पर इसके और भी दो तीन टाइप है। वेजेस ट्रेडिंग का डेबिट, वेजेस एंड सैलरी ट्रेडिंग का डेबिट, प्रोडक्टिव वेजेस ट्रेडिंग का डेबिट, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस कहाँ आएगा, ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा। क्लियर, यस सर। देन देयर इज फ्रेट। फ्रेट इज नथिंग बट ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, सामान खरीदे हुए गुड्स को फैक्ट्री में लाने का खर्चा। फैक्ट्री, फ्रेट इज नथिंग बट ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पेड टू ब्रिंग गुड्स परचेज इन द फैक्ट्री। खरीदे हुए गुड्स को फैक्ट्री में लाने का खर्चा, ये फ्रेट। ठीक, जस्ट लाइक दैट कैरेज इनवर्ड भी खरीदे हुए गुड्स को फैक्ट्री में लाने का खर्चा है। ठीक, ऑक्ट्राई भी खरीदे हुए गुड्स को शहर के अंदर लाने के लिए, अगर हमने किसी और सिटी से सामान खरीदा है, सपोज हमने अमरावती से सामान खरीदा और हमारी फैक्ट्री नागपुर में, तो हमें वो गुड्स या फिर वो सामान हमारे फैक्ट्री नागपुर में लाना पड़ेगा। तो हमारे फैक्ट्री में लाने के लिए जो हम पैसा पे कर रहे हैं, गुड्स खरीदे हुए गुड्स को हमारे फैक्ट्री में लाने के लिए जो पैसा हम पे कर रहे हैं, वो ही ऑक्ट्रा है। तो ऑक्ट्रा इज नथिंग बट सिटी लिमिट्स के अंदर गुड्स को लाने के लिए जो टैक्सेस गवर्नमेंट को पे किए जाते हैं, दैट इज ऑक्ट्रा। क्लियर, यस सर। सिटी लिमिट्स के अंदर गुड्स को लाने के लिए जो एक्सपेंसेस पे किए जाते हैं, दैट इज ऑक्ट्रा। हैव आई मेड इट क्लियर, यस। तो फ्रेट भी खरीदे हुए गुड्स को बिजनेस में लाने का खर्चा है। कैरेज इनवर्ड भी खरीदे हुए गुड्स को बिजनेस में फैक्ट्री में लाने का खर्चा है। ऑक्ट्राई भी टैक्सेस पे किए हैं, खरीदे हुए गुड्स को सिटी लिमिट के अंदर लाने में, फैक्ट्री में लाने के लिए खर्चा है। इंपोर्ट ड्यूटी, अगेन इंपोर्ट ड्यूटी, खरीदे हुए गुड्स को लाने का खर्चा है। इंपोर्ट, हमने खरीदा और हमें हमारे देश में लाना है, तो इंपोर्ट ड्यूटी पे की जाती है। जस्ट लाइक इंपोर्ट ड्यूटी देयर इज कस्टम ड्यूटी एज वेल। कस्टम ड्यूटी भी खरीदे हुए गुड्स को लाने का खर्चा ही है। ठीक है, यस सर। डॉक चार्जेस भी, डॉक चार्जेस आर पेड बाय द शिपिंग कंपनीज टू यूज द डॉक। ठीक है, जो शिप वगैरह से सामान आता है उसकी लोडिंग एंड अनलोडिंग होती है डॉक पे, तो वो भी एक डायरेक्ट एक्सपेंस ही है। ठीक, यस। तो बहुत ध्यान से सुनना, फ्रेट, कैरेज इनवर्ड, ऑक्ट्रॉय, इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी एंड डॉक चार्जेस, ये सारी की सारी चीजें डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, मतलब गुड्स को फैक्ट्री में लाने का खर्चा है, इसलिए इसे कहाँ लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट। क्लियर, यस सर। फ्रेट, कैरेज इनवर्ड, ऑक्ट्राय, इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, डॉक चार्जेस। क्लियर, ये सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस ने गुड्स को फैक्ट्री में लाने का खर्चा है। क्लियर, यस सर। उसके बाद है पावर, फ्यूल एंड ऑयल, कोल, गैस एंड वाटर एंड ग्रीस एंड कोक। पावर, फ्यूल एंड ऑयल, कोल, गैस एंड वाटर एंड ग्रीस, कोक, ये सारी की सारी चीजें आप लोग मुझे सोच के बताइए कि फैक्ट्री में लगेगी कि ऑफिस में लगेगी। पावर मतलब हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, मैं सिंपल इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पावर जब बात करता हूं तो हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी की बात करता हूं। फ्यूल, ऑयल, कोल, गैस, वाटर, ग्रीस, कोक, ये सारी चीजें कहाँ लगी, सब फैक्ट्री में लगेगी, तो इट इज एन डायरेक्ट एक्सपेंस, तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। क्लियर, यस सर। फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री इंश्योरेंस, फैक्ट्री एक्सपेंस, नाम में स्पेसिफाई किया हुआ है कि फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंस है, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री इंश्योरेंस, फैक्ट्री एक्सपेंस। क्लियर, यस। तो ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में ही जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। रिमेंबर क्लास, अभी हम डेबिट बैलेंस की बात कर रहे हैं, मतलब हम एक तो एक्सपेंस नहीं तो एसेट की बात कर रहे हैं। क्लियर, यस। मोटिव पावर,
motive power is an high voltage electricity. Motive power is an high voltage electricity, or in other words you can learn it as factory का electricity bill. Motive power is high voltage electricity, power मतलब high voltage electricity, और in other words you can learn it as कि फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अगेन अ डायरेक्ट एक्सपेंस रिलेटेड टू फैक्ट्री, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाएगा. क्लियर? यस. हीटिंग एंड लाइटिंग, heating and lighting again a direct expense, that is expense related to factory, तो ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा. प्राइमरी पैकिंग चार्जेस, स्ट्रिक्टली सुनना मेरी बात, प्राइमरी पैकिंग चार्जेस, पैकिंग चार्जेस पर उसके नाम उसके आगे क्या लगा है, प्राइमरी पैकिंग चार्जेस. प्राइमरी पैकिंग चार्जेस ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है और ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा. इसके आगे भी हम दो पैकिंग चार्जेस का डिस्कशन करने वाले हैं, पर आप इतना याद रख लेंगे और इतनी बात लर्न कर लेंगे कि प्राइमरी पैकिंग चार्जेस कहां जाएंगे बॉस. सर प्राइमरी पैकिंग चार्जेस तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाएंगे. ठीक. यस. रॉयल्टी. सर व्हाट डू यू मीन बाय रॉयल्टी? रॉयल्टी मीन्स किसी और के अधिकारों को इस्तेमाल करने के लिए जो पैसा पे किया गया. मनी पेड टू यूज समवन एल्सेज राइट, किसी और के अधिकारों को, किसी और के अधिकारों को यूज करने के लिए जो पैसा पे किया गया है दैट इज रॉयल्टी. किसी और के राइट्स को इस्तेमाल करने के लिए जो पैसा पे किया गया है दैट इज रॉयल्टी. क्लियर? यस सर. रॉयल्टी, सिर्फ रॉयल्टी दिया रहा तो भी हम कहा लिखने वाले हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखने वाले. रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन दिया रहा तो भी हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे. बहुत अच्छे सुनना मेरी बात. सिर्फ रॉयल्टी दिया है तो भी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन दिया है तो भी हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे. क्लियर? यस. एक्सपेंसेस और मनी पेड टू बाय समवन एल्सेज राइट, किसी और के अधिकारों को खरीदने के लिए जो हमने पैसा पे किया है उसे कहा जाता है रॉयल्टी. ठीक. यस. इस पे इंस्टाग्राम पे मेरा एक छोटा सा रील है, आप वो भी चेक कर सकते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. देन देयर इज सैलरी. सैलरीज, डेबिट बैलेंस है तो दिमाग में बत्ती क्या जलनी चाहिए? सर एक तो एक्सपेंस नहीं तो एसेट, एक तो एक्सपेंस नहीं तो एसेट. एक्सपेंस रहा तो एक तो ट्रेडिंग का डेबिट नहीं तो पी&एल का डेबिट, और एसेट रहा तो बैलेंस शीट. क्लियर? यस सर. सैलरी, सैलरी इज पेड टू द एम्प्लॉइज वर्किंग इन ऑफिस. सैलरी इज पेड टू द एम्प्लॉइज वर्किंग इन ऑफिस. सैलरी इज पेड टू एम्प्लॉइज वर्किंग इन ऑफिस. ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, फैक्ट्री से रिलेटेड नहीं है. कहां से रिलेटेड है? सर ये रिलेटेड है ऑफिस से रिलेटेड. ठीक. तो इसे लिखेंगे पी&एल अकाउंट के डेबिट में. इसे कहां लिखेंगे? पी&एल अकाउंट के डेबिट में. क्लियर? यस सर. उसके बाद सैलरी एंड वेजेस. सैलरी एंड वेजेस, देखो अब दो आइटम एक साथ दिए, सैलरी एंड वेजेस, तो ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देंगे? फर्स्ट आइटम को. तो सैलरी एंड वेजेस एक साथ दिया रहा तो सैलरी मान के चलेंगे और पी&एल अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे. सैलरी मान के चलेंगे और पी&एल अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे. क्लियर बात? यस सर. वर्क्स मैनेजर सैलरी भी आ सकता है. वर्क्स मैनेजर सैलरी. सर व्हाट डू यू मीन बाय वर्क्स मैनेजर सैलरी? मतलब ऐसी सैलरी, वर्क्स मैनेजर सैलरी मतलब ऐसी सैलरी जो हम फैक्ट्री में काम कर रहे मैनेजर को पे कर रहे हैं. बहुत अच्छे सुनना, सिर्फ सैलरी दिया है पी&एल का डेबिट, सैलरी एंड वेजेस दिया है, दो चीज एक साथ दी हुई है तो सैलरी मानेंगे क्योंकि सैलरी पहले दिया हुआ है, उसको पी&एल के डेबिट में लिखेंगे. पर अब दिया हुआ है वर्क्स मैनेजर सैलरी, पर अब दिया हुआ है वर्क्स मैनेजर सैलरी, मतलब ऐसी सैलरी जो फैक्ट्री में काम कर रहे मैनेजर को पे की जा रही है. फैक्ट्री में सिर्फ वर्कर काम करेंगे क्या, छोटे छोटे? नहीं सर, कोई बड़ा बाबू भी काम कर सकता है, कोई बड़ा ऑफिसर भी काम कर सकता है. तो उसको तो वेजेस नहीं पे किए जाएंगे, उसको सैलरी पे की जाएगी, तो उसको कहा जाता है वर्क्स मैनेजर सैलरी. ऐसे मैनेजर को सैलरी जो फैक्ट्री में, जो ऑफिस में नहीं फैक्ट्री में काम कर रहा है. क्लियर? तो ये आएगा ट्रेडिंग के डेबिट में. ये कहाँ आएगा? ट्रेडिंग के डेबिट में. बहुत अच्छे से ध्यान देना. सैलरी पी&एल का डेबिट, सैलरी एंड वेजेस क्योंकि सैलरी पहले है तो पी&एल का डेबिट, पर वर्क्स मैनेजर सैलरी ट्रेडिंग का डेबिट. कहाँ आएगा? ट्रेडिंग का डेबिट. क्लियर? यस सर. देन देयर इज अनप्रोडक्टिव वेजेस.
देन देयर इज अनप्रोडक्टिव वेजेस, ऐसे वेजेस जिनका प्रोडक्शन से कोई रिलेशन नहीं, ऐसे वेजेस जिनका प्रोडक्शन से कोई रिलेशन नहीं, अनप्रोडक्टिव वेजेस है ये आएंगे पी एंड एल के डेबिट में। ठीक है, प्रोडक्टिव वेजेस कहाँ आए थे? ट्रेडिंग के डेबिट में। प्रोडक्टिव वेजेस कहाँ आए थे? देखो थर्ड पॉइंट में दिख रहा है, प्रोडक्टिव वेजेस कहाँ आए थे? ट्रेडिंग के डेबिट में। अनप्रोडक्टिव वेजेस कहाँ आएंगे? पी एंड एल के डेबिट में। क्लियर? और वर्क्स मैनेजर सैलरी कहाँ आएगी? सर वर्क्स मैनेजर सैलरी आएगी ट्रेडिंग के डेबिट में। क्लियर? यस। कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड यानी सामान को बाहर ले जाने का खर्चा, सामान को बाहर ले जाने का खर्चा। कैरेज इनवर्ड यानी सामान को लाने का खर्चा था, और कैरेज आउटवर्ड यानी सामान को बिजनेस से बाहर ले जाने का खर्चा। लाने का खर्चा हमने ट्रेडिंग के डेबिट में लिखा था, तो कैरेज आउटवर्ड तो ले जाने का खर्चा है, तो हम उसको कहां लिखेंगे? पी एंड एल अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। वो भी हमारे लिए एक्सपेंस है, तो हम उसको कहां लिखेंगे? पी एंड एल अकाउंट के डेबिट में। लाने का खर्चा कैरेज इनवर्ड है, कैरेज इनवर्ड है, देखिए स्लाइड में फिफ्थ पॉइंट है, कैरेज इनवर्ड है, लाने का खर्चा है तो ट्रेडिंग के डेबिट में। पर अगर कैरेज आउटवर्ड है, कैरेज आउटवर्ड है, सामान को ले जाने का खर्चा है, तो कहां लिखेंगे? पी एंड एल अकाउंट के डेबिट में। क्लियर? लाने का खर्चा ट्रेडिंग के डेबिट में, ले जाने का खर्चा पी एंड एल अकाउंट के डेबिट में। क्लियर? यस। फिर दिया है डिस्काउंट। डेबिट में डिस्काउंट दिया है मतलब वो डिस्काउंट अलाउड है, यानी डिस्काउंट गिवन है, यानी बिजनेस ने डिस्काउंट दिया है, तो हमारे लिए एक्सपेंस है। पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो पी एंड एल अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? पी एंड एल अकाउंट के डेबिट में। हैव आई मेड इट क्लियर? यस। then there is rent, rates and taxes, then there is rent, rates and taxes. Rent, rates and taxes are indirect expenses, तो इसे कहाँ लिखेंगे? इसे पी एंड एल के डेबिट में लिखेंगे। अनलेस एंड अनटिल इट इज स्पेसिफिकली मेंशन कि वो फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री रेंट होगा तो ट्रेडिंग के डेबिट में लिखें। पर सिर्फ रेंट दिया है, सिर्फ रेंट दिया है, सिर्फ रेट्स दिया है, सिर्फ टैक्सेस दिए हैं, तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस मानेंगे और पी एंड एल के डेबिट में लिखेंगे। क्लियर? यस। देन इंश्योरेंस, सिर्फ इंश्योरेंस दिया है, फैक्ट्री इंश्योरेंस दिया होता तो ट्रेडिंग के डेबिट में लिखते, पर सिर्फ इंश्योरेंस दिया है तो ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंस यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंस मानेंगे और पी एंड एल के क्रेडिट में लिखेंगे। क्लियर? यस। मैंने जानबूझ के उसके आगे आंसर नहीं लिखा है ताकि आपका थॉट प्रोसेस बने। क्लियर? यस। तो इंश्योरेंस कहाँ लिखेंगे? सिर्फ इंश्योरेंस दिया है, सर पी एंड एल के क्रेडिट में लिखेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। इंटरेस्ट, हमने इंटरेस्ट पे किया, डेबिट में दिया है मतलब हमने इंटरेस्ट पे किया है, हमने ब्याज पे किया है, हमने एक्सेस अमाउंट पे किया है, दैट इज आर एक्सपेंस एंड दैट टू इनडायरेक्ट एक्सपेंस, पी एंड एल के डेबिट में लिखेंगे। पोस्टेज, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी is majorly used in offices, it is an indirect expenses, we are going to write it on, we are going to write it on P and L account debit side. Clear? Yes. Then there is loss by fire, loss by theft, loss on sale of asset. हर टाइप का लॉस, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, लॉस बाय एक्सीडेंट, अगर ट्रायल बैलेंस में दिया है, अगर ट्रायल बैलेंस में दिया है, मैं बहुत स्पेसिफिकली बोल रहा हूं, अगर ट्रायल बैलेंस में दिया है तो पी एंड एल अकाउंट के क्रेडिट में आएगा। कहाँ आएगा? पी एंड एल अकाउंट के क्रेडिट में। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, पी एंड एल अकाउंट के डेबिट में आएगा। क्लियर? यस। एडवर्टीजमेंट अगेन अ सेलिंग एक्सपेंस, दैट इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस, विल बी ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट। एडवर्टीजमेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो पी एंड एल अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। बैड डेट्स, डूबा हुआ पैसा, ऐसा पैसा जो मिलने वाला नहीं है, ऐसा पैसा जो मिलने वाला नहीं है, डूब गया है, ठीक है, उसे भी, वो भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो उसे कहाँ लिखेंगे? पी एंड एल अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। ठीक। फिर ऑडिट फी, सॉलिसिटर चार्जेस, प्रोफेशनल चार्जेस, लीगल चार्जेस, ऑल ऑफ देम आर, ऑल ऑफ देम आर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ऑडिट फी, अकाउंट चेक करने के लिए जो हम फी पे करते हैं वो ऑडिट फी है। सॉलिसिटर्स चार्जेस का मतलब होता है सम पेड फॉर और अमाउंट पेड फॉर लीगल एडवाइसेस। अगर हम किसी वकील साहब से, एडवोकेट साहब से अगर लीगल एडवाइस लेते हैं तो वो लीगल एडवाइस फ्री में तो देंगे नहीं, चच्चा नहीं लगते हमारे, तो हमको पैसे देने पड़ेंगे, तो दैट आर सॉलिसिटर चार्जेस। क्लियर बात? यस सर। तो ऑडिट फी, अकाउंट्स को चेक करने की फी, लीगल एडवाइस जो लिया है उस, वो लीगल एडवाइस के लिए जो फी पे की गई है दैट इज सॉलिसिटर्स फी।
प्रोफेशनल चार्जेस, चार्टेड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज, उसके बाद कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स, ये सब के एडवाइस लेने के लिए जो फी पे की जाती है दैट इज कॉल्ड एज लीगल चार्जेस, ठीक है, या फिर प्रोफेशनल चार्जेस। तो ये सारे क्या, ये सारे के सारे क्या है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, तो ये पी एंड एल अकाउंट के डेबिट में लिखे जाएंगे। हैव आई मेड इट वेरी क्लियर? यस सर। Then there is repairs, renewal and maintenance. Repair, renewal and maintenance, ये भी indirect expenses है। repairs, renewal, maintenance, ये सब indirect expense है, P&L के डेबिट में जाएंगे। क्लियर? यस सर। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लोन और ओवरड्राफ्ट, ये पहले भी कवर हो चुका है पर बता देता हूँ, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। कैपिटल पे, लोन पे या ओवरड्राफ्ट पे, ओवरड्राफ्ट का मतलब शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन पे अगर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ा, लोन पे अगर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ा, तो इट इज योर एक्सपेंस, तो आपको वो P&L के डेबिट में लिखना पड़ेगा। क्लियर? यस सर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है वो। आगे बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस, बैंक से कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड, बैंक से कुछ फैसिलिटी ली थी, उसके लिए चार्जेस पे करने पड़े, तो ये बैंक चार्जेस है। बैंक चार्जेस कहाँ आएंगे? बैंक चार्जेस P&L के डेबिट में आएंगे, क्योंकि वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, क्योंकि वो क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक, सैलरी, या सिर्फ सैलरी दिया है या फिर सैलरीज टू पार्टनर दिया है, तो ये भी क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये क्या है, P&L के डेबिट में आएगा। कमीशन, ब्रोकरेज, दलाली, बिचौलियों को पैसा जो दिया जाता है दैट इज कमीशन। ठीक, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, P&L के डेबिट में लिखेंगे। सेल चार्जेस, क्या दिया हुआ है, सेल चार्जेस, सेल चार्जेस अगर आया तो अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंस है अगेन, उसके बाद उसे कहाँ लिखेंगे, P&L के डेबिट में लिखेंगे। अलाउंसेस, क्या है, अलाउंसेस, अलाउंसेस मतलब एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हो सकते हैं जो हमने अपने हमारे एम्प्लॉयज को दिए। अलाउंसेस मतलब एक्स्ट्रा बेनिफिट जो बिजनेस ने अपने एम्प्लॉयज को दिया है, तो अलाउंसेस इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो P&L के डेबिट में लिखेंगे। क्लियर? ये सेल्स चार्जेस या सेल चार्जेस अगेन इनडायरेक्ट एक्सपेंस, उसको भी आप कहाँ लिखेंगे, P&L डेबिट में लिखेंगे। क्लियर? अलायंस मैंने समझा दिया। पीएफ, बहुत ध्यान से सुनना, डेबिट बैलेंस की बात कर रहे हैं, कहाँ की बात कर रहे हैं, डेबिट बैलेंस की। तो एक तो एसेट होगा, नहीं तो एक्सपेंस होगा। एसेट रहा तो बैलेंस शीट, एक्सपेंस रहा तो ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट, नहीं तो P&L अकाउंट का डेबिट। क्लियर? यस सर। पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड, अगर डेबिट बैलेंस में पीएफ दिया हुआ है और पीएफ के साथ वर्ड लगा है पीएफ कंट्रीब्यूशन, तो वो P&L अकाउंट के डेबिट में जाएगा। पर अगर पीएफ के साथ वर्ड लगा है डेबिट बैलेंस में, अगर पीएफ के साथ वर्ड लगा है पीएफ इन्वेस्टमेंट, तो वो एसेट में जाएगा। क्लियर? डेबिट बैलेंस में अगर पीएफ दिया हुआ है, प्रोविडेंट फंड दिया है, तो आपको ढूंढना है कि पीएफ के साथ वर्ड क्या लगा है। पीएफ के साथ वर्ड लगा है कंट्रीब्यूशन, मतलब वो जाएगा P&L अकाउंट के डेबिट में, और पीएफ के साथ वर्ड लगा है इन्वेस्टमेंट, तो वो जाएगा एसेट में। क्लियर बात? यस सर, प्रोविडेंट फंड। क्लियर है बात? यस सर। देन रॉयल्टीज ऑन सेल, मैंने पहले भी समझाया रॉयल्टी का मतलब, पर उस टाइम हमने देखा था सिर्फ रॉयल्टी या फिर रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन। अब हम बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं रॉयल्टी ऑन सेल्स की। रॉयल्टी ऑन सेल्स की, रॉयल्टी ऑन सेल्स इज एन अमाउंट पेड टू बाय समवन एल्सेज राइट, एंड दिस अमाउंट इज पेड ऑन द अमाउंट ऑफ गुड्स सोल्ड। जितना गुड्स हमने बेचा है ना, उस पे रॉयल्टी पे किया जाता है। तो ये अगेन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये सेलिंग चार्जेस से रिलेटेड है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसको P&L के डेबिट में लिखेंगे, P&L के डेबिट में लिखेंगे। क्लियर बात? यस सर। एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी सामान को लाने का खर्च था, तो हमने ट्रेडिंग के डेबिट में लिखा था। इंपोर्ट ड्यूटी सामान को लाने का खर्च था, तो हमने ट्रेडिंग के डेबिट में लिखा था। पर एक्सपोर्ट ड्यूटी हमारे देश से गुड्स को बाहर ले जाने का खर्च है। जब आप अपने देश का गुड्स किसी विदेशी देश को बेचते हो, यानी कहीं विदेश या फॉरेन कंट्री में बेचते हो, तो आपको एक्सपोर्ट ड्यूटी पे करनी पड़ती है। तो सामान को ले जाने का खर्च है एक्सपोर्ट ड्यूटी, सामान को ले जाने का खर्च है एक्सपोर्ट ड्यूटी। क्लियर बात? यस सर। तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, P&L के डेबिट में लिखा जाएगा। इंपोर्ट ड्यूटी लाने का खर्च, ट्रेडिंग के डेबिट। एक्सपोर्ट ड्यूटी सामान को ले जाने का खर्च, देश से बाहर ले जाने का खर्च है, कहाँ लिखेंगे सर, P&L अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। क्लियर? यस सर। ट्रैवलिंग एक्सपेंस P&L के डेबिट में जाएगा, ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं। पर फैक्ट्री ट्रैवलिंग एक्सपेंस होता, फैक्ट्री ट्रैवलिंग एक्सपेंस तो ट्रेडिंग के डेबिट में लिखते,
सिर्फ ट्रैवलिंग एक्सपेंस लिखा है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है यानी ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंस है तो पी एंड एल के डेबिट में लिखेंगे. क्लियर? यस सर. लोडिंग चार्जेस, लोडिंग चार्जेस भी हम पी एंड एल के डेबिट में लिखेंगे. लोडिंग चार्जेस हम पी एंड एल के डेबिट में लिखेंगे. उसके बाद सेकेंडरी पैकिंग चार्जेस, सेकेंडरी पैकिंग चार्जेस, सेकेंडरी पैकिंग चार्जेस, सेकेंडरी पैकिंग चार्जेस अगर रहा तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है और पी एंड एल अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे. सेकेंडरी पैकिंग चार्जेस है तो पी एंड एल अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे. हैव आई मेड इट क्लियर? यस सर. प्राइमरी पैकिंग चार्जेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे. प्राइमरी पैकिंग चार्जेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे. सेकेंडरी पैकिंग चार्जेस सिर्फ सेकेंडरी पैकिंग चार्जेस कहाँ लिखेंगे? पी एंड एल के डेबिट में लिखेंगे. पर सिर्फ पैकिंग चार्जेस दिए रहे, सिर्फ पैकिंग चार्जेस दिए रहे तो उसको सेकेंडरी पैकिंग चार्जेस मानना और पी एंड एल के क्रेडिट में लिखना. बहुत अच्छे से सुनना मेरी बात. प्राइमरी पैकिंग चार्जेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, सेकेंडरी पैकिंग चार्जेस, प्राइमरी पैकिंग चार्जेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, सेकेंडरी पैकिंग चार्जेस पी एंड एल अकाउंट के डेबिट में. पर अगर सिर्फ पैकिंग चार्जेस दिया हुआ है तो उसको सेकेंडरी पैकिंग चार्जेस मानना और पी एंड एल के डेबिट में लिखना क्योंकि वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है. क्लियर? प्राइमरी पैकिंग चार्जेस ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट, सेकेंडरी पैकिंग चार्जेस पी एंड एल अकाउंट का डेबिट. पर सिर्फ पैकिंग चार्जेस दिया है तो पी एंड एल के डेबिट में लिख देना. क्लियर बात? यस. हालांकि आपके बोर्ड बुक में प्राइमरी पैकिंग चार्जेस और सेकेंडरी पैकिंग चार्जेस अलग अलग डील किया हुआ है, सिर्फ पैकिंग चार्जेस नहीं दिया हुआ है. पर पुराने बोर्ड बुक में सिर्फ पैकिंग चार्जेस था तो पैकिंग चार्जेस को आप सिर्फ पी एंड एल के डेबिट में लिखेंगे. क्लियर? यस सर. देन जनरल एक्सपेंस, छोटे मोटे खर्चे पी एंड एल एक्सपेंस में जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है. कन्वेंस अगेन अ ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, कहाँ जाएगा? पी एंड एल के डेबिट में जाएगा. कन्वेंस अगेन अ ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, पी एंड एल के डेबिट में जाएगा. ट्रेड एक्सपेंस, मैंने वापस से ट्रेड एक्सपेंस और जनरल एक्सपेंस को डील किया. ठीक है? जनरल एक्सपेंस पी एंड एल के डेबिट में जाएगा हमेशा. ट्रेड एक्सपेंस, ट्रेड एक्सपेंस एक तो ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा नहीं तो पी एंड एल के डेबिट में जाएगा. एक तो ट्रेडिंग के डेबिट में नहीं तो पी एंड एल के डेबिट में. अगर क्वेश्चन में सिर्फ, अगर ट्रायल बैलेंस में क्वेश्चन में सिर्फ ट्रेड एक्सपेंस दिया है तो ट्रेड एक्सपेंस पी एंड एल अकाउंट के डेबिट में जाएगा. अगर क्वेश्चन में सिर्फ ट्रेड एक्सपेंस दिया है, जनरल एक्सपेंस नहीं दिया, तो ट्रेड एक्सपेंस कहाँ जाएगा? पी एंड एल अकाउंट के डेबिट में. पर ट्रेड एक्सपेंस के साथ साथ जनरल एक्सपेंस भी क्वेश्चन में दिए हुए हैं तो ट्रेड एक्सपेंस की जगह बदल जाएगी और ट्रेड एक्सपेंस जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में. क्लियर? यस. तो रूल ट्रेड एक्सपेंस के लिए, जनरल एक्सपेंस हमेशा और हमेशा, जनरल एक्सपेंस अगर क्वेश्चन में दिया है क्लास तो जनरल एक्सपेंस हमेशा पी एंड एल अकाउंट के डेबिट में जाएगा. पर जनरल एक्सपेंस के साथ ट्रेड एक्सपेंस भी दिया है तो जनरल एक्सपेंस तो वैसे भी पी एंड एल के डेबिट में जाता है हमेशा. ट्रेड एक्सपेंस का वांदा है, ट्रेड एक्सपेंस सिर्फ ट्रेड एक्सपेंस दिया है तो पी एंड एल के डेबिट में. पर ट्रेड एक्सपेंस के साथ साथ जनरल एक्सपेंस भी दिया है तो ट्रेड एक्सपेंस की जगह बदल के हो जाएगी ट्रेडिंग का डेबिट. क्लियर? यस. आगे बढ़ते हैं. वेयर हाउस रेंट. ठीक है? सामान को स्टोर कर, सामान को जहां बल्क क्वांटिटी में स्टोर किया जाता है उसको वेयर हाउस कहा जाता है. अगेन इट इज अ सेलिंग एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो आएगा पी एंड एल अकाउंट के डेबिट में. ठीक? यस सर. रिटर्न्स, रिटर्न्स माय फ्रेंड, कौन सा बैलेंस चल रहा है? सर डेबिट बैलेंस चल रहा है. कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस. तो रिटर्न्स अगर डेबिट बैलेंस में दिए मतलब आंख बंद करना और उसको सेल्स में से माइनस कर देना. मेरी बात बहुत अच्छे से सुनना. रिटर्न्स अगर डेबिट बैलेंस में दिए हैं, सिर्फ रिटर्न्स के नाम से, सेल्स रिटर्न के नाम से या रिटर्न इनवर्ड के नाम से, उसको सेल्स में से माइनस करना है. जितने भी रिटर्न्स डेबिट में दिए रहते हैं उसको सेल्स में से माइनस करना है. जो भी रिटर्न डेबिट में दिया है उसका मतलब एक तो सेल्स रिटर्न है, नहीं तो रिटर्न इनवर्ड है. जितने भी रिटर्न डेबिट में दिए हैं उसका मतलब एक तो सेल्स रिटर्न है, नहीं तो रिटर्न इनवर्ड है और उसको सेल्स में से माइनस करना है. हैव आई मेड इट क्लियर? यस सर. डेबिट में जो रिटर्न्स दिए हैं दैट इज डेबिट, दैट इज सेल्स रिटर्न. अब नाम बदल सकते हैं, सिर्फ रिटर्न्स देंगे या फिर सेल्स रिटर्न देंगे या फिर रिटर्न इनवर्ड देंगे. डेबिट में अगर रिटर्न है तो सेल्स में से माइनस. क्लियर? ऑफिस एक्सपेंस खुद ही बता रहा है कहाँ का एक्सपेंस है, ऑफिस का एक्सपेंस, पी एंड एल का डेबिट. डेप्रीसिएशन ट्रायल बैलेंस में दिया है, एक ही इफेक्ट आएगा बाबू, कहां जाएगा? सब पी एंड एल के डेबिट, पी एंड एल के डेबिट.
अब आती है आपकी कुछ फेवरेट चीजें, बिल्डिंग, फैक्ट्री, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर वैन, डिलीवरी वैन, ये सब एसेट है। बिल्डिंग, फैक्ट्री, प्लांट एंड मशीनरी, उसके बाद मोटर वैन, डिलीवरी वैन, मैं शायद आगे छोड़ चुका हूं, एक बात और लिखनी थी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, ये सारी की सारी चीजें क्या है, ये सारी की सारी चीजें एसेट है। ये क्या है, एसेट है। तो ये बैलेंस शीट में एसेट साइड में जाएगी। क्लियर, यस। पेटेंट, गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सारे के सारे इंटेंजिबल एसेट है। और ये सारे के सारे इंटेंजिबल एसेट, और इनसे फ्यूचर में पैसा रिसीवेबल हो सकता है। तो ये सारे हमारे लिए एसेट है। पेटेंट, गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सारे के सारे इनटेंजिबल एसेट है, मतलब ऐसे एसेट जो दिखते नहीं है पर बिकते हैं। ऐसे एसेट जो दिखते नहीं है पर बिकते हैं, जो दिखते नहीं है पर जिनकी मॉनेटरी वैल्यू है, जो दिखते नहीं है पर उनकी मॉनेटरी वैल्यू है। तो पेटेंट, गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क इनटेंजिबल एसेट है, हमारे लिए मॉनेटरी बेनिफिट जनरेट कर सकते हैं, तो ये हमारे लिए एसेट है। पर इनटेंजिबल एसेट ध्यान में रखिएगा, को आपको एक एमसीक्यू आ सकता है। ठीक, गुडविल इज एन डैश एसेट, गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट, पेटेंट इज एन डैश एसेट, पेटेंट इज एन इंटेंजिबल एसेट, ऐसा एमसीक्यू आ सकता है। क्लियर। अगेन सॉफ्टवेयर, अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया है तो आपके लिए वो इंटेंजिबल एसेट है। अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया है तो आपके लिए वो इंटेंजिबल एसेट है। वो क्या होगा आपके लिए, अगेन एसेट, तो बैलेंस शीट में जाएगा। डेटर्स यानी वो लोग जिनसे पैसा रिसीवेबल है, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल यानी वो जिस जिस बिल के थ्रू हमें फ्यूचर में पैसा रिसीवेबल। डेटर्स यानी वो लोग जिनसे पैसा रिसीवेबल है। बिल रिसीवेबल यानी वो बिल जिससे फ्यूचर में पैसा रिसीवेबल है। एनीथिंग रिसीवेबल इज आर एसेट। तो डेटर्स भी एसेट, बिल्स रिसीवेबल भी एसेट। इन्वेस्टमेंट, हमने कहीं तो भी पैसा जमा करके रखा है। मैंने टाटा मोटर्स के शेयर खरीद के रखे, आपने रिलायंस कंपनी के शेयर्स खरीद के रखे, आपने पैसा इन्वेस्ट किया। क्या किया, पैसा इन्वेस्ट किया। ठीक, आप 10% गवर्नमेंट बॉन्ड, आपने गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में, गवर्नमेंट के पेपर में, जैसे आप किसी कंपनी, रिलायंस हो, टाटा हो, या फिर या फिर पेटीएम हो, ऐसी कंपनीज में अगर आपने शेयर्स खरीदे हैं तो आपने वो कंपनीज में इन्वेस्ट किया, तो उसे इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। पर अगर आपने गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया है तो उन्हें बॉन्ड्स कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, बॉन्ड्स। तो अगर आपने गवर्नमेंट के पास अपना पैसा जमा किया हुआ है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अपना पैसा रखा है, तो दैट इज गवर्नमेंट बॉन्ड। डिबेंचर्स, आपने किसी कंपनी में पैसा जमा किया है बट नॉट एज एन इन्वेस्टमेंट, एज एन क्रेडिट, आपने किसी कंपनी को पैसा उधार दिया है। डिबेंचर अगेन अ फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, डिबेंचर इज अगेन अ फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। जब मैं स्पेसिफिकली इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ तो मैं शेयर्स की बात कर रहा हूँ, डिबेंचर्स की बात कर रहा हूँ तो मैं इन्वेस्टमेंट की बात जरूर कर रहा हूँ पर वो शेयर्स नहीं है। ठीक है, यस। दोनों ही केस में आपने कंपनी को पैसा दिया है, पर इन्वेस्टमेंट के केस में आपको कंपनी के शेयर्स मिलेंगे, डिबेंचर्स के केस में आपको कंपनी के शेयर्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो डिबेंचर्स हो या इन्वेस्टमेंट हो, दे बोथ आर इन्वेस्टमेंट इन अ कंपनी। ठीक है, आपने कंपनी में पैसा जमा करके रखा है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, एनएससी के नाम से आ सकता है, आपने अगेन गवर्नमेंट के पास पैसा जमा करके रखा है। क्लियर, यस सर, पैसा जमा करके रखा है। इन्वेस्टमेंट हो, पैसा जमा करके रखा है। 10% गवर्नमेंट बॉन्ड हो, गवर्नमेंट के पास पैसा जमा करके रखा है। डिबेंचर, कंपनी के पास पैसा जमा करके रखा है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, अगेन स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसा जमा करके रखा है, जमा करके रखा है, फ्यूचर में रिसीवेबल, जमा करके रखा है, दे के नहीं रखा, जमा करके रखा है, फ्यूचर में पैसा रिसीवेबल है। ठीक, एनीथिंग रिसीवेबल इज आर एसेट। क्लियर, यस। लूज टूल्स, पाना, पेंचिस, नट बोल्ट, दिस आर लूज टूल्स। स्पेयर पार्ट्स के नाम से भी हम उन्हें जानते हैं, अगेन दे आर एसेट। लूज टूल्स या फिर स्पेयर पार्ट्स, दे आर योर एसेट। ठीक, यस। उसके बाद हम डील कर रहे हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस या फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस या फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस में वो भी डेबिट बैलेंस, यानी एक तो एसेट नहीं तो एक्सपेंस। ट्रायल बैलेंस में अगर ऐसा कोई स्पेशल आइटम दिया है, प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जो नॉर्मली आपको एडजस्टमेंट्स में देखने की आदत होगी, यस और नो, यस सर। पर अगर प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जैसी कोई भी चीज अगर आपको डेबिट बैलेंस में दिखी, आंख बंद करना और एसेट में लिख देना। इतना विश्वास सर का कर लो कि प्रीपेड एक्सपेंस दिखा, डेबिट बैलेंस में एसेट है, आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग इनकम दिखा, डेबिट बैलेंस, प्रीपेड एक्सपेंस,
और आउटस्टैंडिंग इनकम, थोड़ी देर पहले शायद मैंने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोल दिया था, पर आउटस्टैंडिंग इनकम की बात कर रहा हूँ। प्रीपेड एक्सपेंस या फिर आउटस्टैंडिंग इनकम डेबिट बैलेंस में है तो हमारा एसेट होगा। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर भी ऑन अ सेफर साइड। प्रीपेड एक्सपेंस मतलब ऐसा एक्सपेंस जो हमने एडवांस में कर दिया, अगले साल का रेंट हमने इसी साल पे कर दिया, प्रीपेड एक्सपेंस है ना। अगले साल का इंश्योरेंस हमने इसी साल पे कर दिया, प्रीपेड एक्सपेंस है। तो ऐसा खर्च जो हमने पहले ही कर दिया, हमने एडवांस में पे कर दिया, होना चाहिए था अगले साल पर हमने इसी साल पे कर दिया। क्लियर बात? यस सर। ऐसा एक्सपेंस जो होना चाहिए था आगे के साल में, अगले साल में, पर हमने इसी साल कर दिया, एडवांस में पे कर दिया। पैसा आपने एडवांस में पे कर दिया है, मतलब फ्यूचर में सर्विसेज रिसीवेबल, मतलब फ्यूचर में सर्विसेज रिसीवेबल है। अगर हमें सर्विसेज नहीं लेनी तो वो पैसा जिसके पास हमने एडवांस में पे किया उसी के पास रहेगा क्या? नहीं सर, उससे वो पैसा भी रिसीवेबल रहेगा अगर हमने सर्विसेज नहीं ली। तो पैसा, अगर सर्विसेज लेनी है तो सर्विसेज रिसीवेबल रहेगी, और अगर सर्विसेज नहीं लेनी है, अगर सर्विसेज नहीं लेनी है तो वो पैसा रिसीवेबल होगा। दोनों ही हालतों में पैसा रिसीवेबल है, और एनीथिंग रिसीवेबल इज आवर एसेट। हैव आई मेड इट क्लियर? यस सर। देन आउटस्टैंडिंग इनकम, ऐसी इनकम, आउटस्टैंडिंग इनकम मतलब ऐसी इनकम जो अभी तक पे नहीं की। आउटस्टैंडिंग इनकम मतलब, सॉरी माय बैड, आउटस्टैंडिंग इनकम मतलब ऐसी इनकम जो अभी तक मिली नहीं। आउटस्टैंडिंग इनकम मतलब ऐसी इनकम जो अभी तक मिली नहीं, मतलब फ्यूचर में मिलने वाली है। और एनीथिंग रिसीवेबल इज आर एसेट। क्लियर? यस। तो मेरी बात बहुत अच्छे से सुनो, बहुत ज्यादा लॉजिक लॉजिक के पीछे भागने की जरूरत भी नहीं है, मार्क्स भी तो बटोरना है। ये सब, इंडिया इज अ वेरी कॉम्पिटेटिव कंट्री, तो मार्क्स भी बटोरने हैं हमें। ठीक, तो प्रीपेड एक्सपेंस या आउटस्टैंडिंग इनकम, कोई भी अगर आपको ट्रायल बैलेंस में, डेबिट बैलेंस में दिखा तो एसेट में डाल देना। क्लियर? यस। लोन्स एंड एडवांसेस, डेबिट बैलेंस में जो लोन्स एंड एडवांसेस दिख रहे हैं वो हमने किसी को लोन दिया, हमने लोन दिया है, तो फ्यूचर में वो पैसा रिसीवेबल है, तो एसेट है। तो लोन्स एंड एडवांसेस अगर डेबिट में दिया रहा ना माय फ्रेंड्स, तो वो क्या है? एसेट है। क्लियर? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, वेरी मच फेमिलियर, एसेट है। सन्ड्री डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, अगेन वी आर डीलिंग विद इट, इट इज एसेट। क्लियर? यस। मूविंग ऑन टू द लैटर पार्ट, दैट इज क्रेडिट बैलेंस। मैंने डेबिट बैलेंस में जितनी चीजें आती थी उसको डील करने की कोशिश कर ली, यानी एक्सपेंस और एसेट से हमने डील कर लिया। अब हम आएंगे क्रेडिट बैलेंस। लिस्ट थोड़ी छोटी है क्रेडिट बैलेंस की, पर फिर भी हम फटाफट फटाफट देख ले। सेल्स, बिजनेस की मेन इनकम। अच्छा, उससे पहले क्रेडिट बैलेंस रहा तो दिमाग में बत्ती क्या जलेगी? सर एक तो एक्सपेंस, सॉरी, एक तो इनकम नहीं तो लाइबिलिटी। क्रेडिट बैलेंस रहा तो एक तो इनकम नहीं तो लाइबिलिटी, एक तो इनकम नहीं तो लाइबिलिटी, एक तो इनकम नहीं तो लाइबिलिटी। सर तीन तीन चार चार बार क्यों बोल रहे हो? बहुत इंपॉर्टेंस, प्राइम इंपॉर्टेंस का सब्जेक्ट है बेटा। क्रेडिट बैलेंस रहा तो एक तो इनकम नहीं तो लाइबिलिटी, इसके अलावा कुछ नहीं सोचेंगे। लाइबिलिटी है तो बैलेंस शीट, इनकम है तो पीएनएल का क्रेडिट, नहीं तो ट्रेडिंग का क्रेडिट। क्लियर बात? यस सर। सबसे पहले दिया है सेल्स। सेल्स बिजनेस की मेन इनकम, सेल्स बिजनेस की मेन इनकम है। कहाँ जाएगा? सर सेल्स बिजनेस की मेन इनकम है तो पीएनएल अकाउंट, सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। क्लियर? यस। रिटर्न्स, ये रिटर्न्स क्रेडिट बैलेंस में दिया है, हमने थोड़ी देर पहले और एक रिटर्न्स के बारे में देखा था, वो डेबिट बैलेंस में था। क्लियर? यस। क्रेडिट बैलेंस में जितना भी रिटर्न्स दिया हुआ है, क्रेडिट बैलेंस में जितना भी रिटर्न्स दिया हुआ है उसको परचेज में से माइनस करना। क्रेडिट बैलेंस में जितना भी रिटर्न्स दिया हुआ है उसको परचेज में से माइनस करना, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस में जितने भी रिटर्न दिए हैं वो एक तो परचेज रिटर्न होते हैं, नहीं तो रिटर्न आउटवर्ड होते हैं, और उसको परचेज में से माइनस किया जाता है, दैट इज दे आर परचेज रिटर्न। हैव आई मेड इट क्लियर? यस सर। क्रेडिट में जो रिटर्न्स दिए हैं उसे परचेज में से माइनस करेंगे, और डेबिट में जो रिटर्न्स दिए हैं उसे सेल्स में से माइनस करेंगे। क्लियर? यस। देन अ कॉमन आइटम दैट इज रिसीव्ड वाला आइटम, इंटरेस्ट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, कमीशन रिसीव, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव, सारी चीज हमें यानी बिजनेस को रिसीव हुई है, मिली है बाबू भैया। क्या होगा? सर इनकम, पर मेन इनकम नहीं, नहीं सर, मेन इनकम तो सिर्फ सेल है, तो मेन इनकम यानी सेल कहाँ जाएगी? ट्रेडिंग के क्रेडिट। अभी जो बाकी चीज रिसीव हुई है, इंटरेस्ट, डिस्काउंट, कमीशन, डिविडेंड, रेंट, ये सारी की सारी चीजें अदर इनकम है, तो कहाँ जाएगी? पी एंड एल अकाउंट के क्रेडिट में। क्लियर? यस सर। उसके बाद अदर इनकम्स, ये सब के अलावा भी कुछ छोटी मोटी इनकम हो सकती है, सन्ड्री रिसीट्स बोलते हैं उसे, या फिर अदर इनकम बोलते हैं।
वो कहाँ जाएगा? P&L के क्रेडिट में जाएगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, ये भी इनकम है, ये भी हमारा इनकम है, ये कहाँ जाएगा? ये भी जाएगा P&L के क्रेडिट में। ठीक, यस। जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट P&L के डेबिट में गया था, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट P&L के क्रेडिट में जाएगा। क्लियर? यस। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, हमने इन्वेस्टमेंट करके रखा, उस पे हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, हम पे नहीं कर रहे, हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, हमने पैसा इन्वेस्ट करके रखा था, उस पे हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा P&L के क्रेडिट में, अदर इनकम। क्लियर? यस। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स पे अगर इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो P&L के क्रेडिट में जाएगा, ड्रॉइंग्स पे अगर इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो P&L के क्रेडिट में जाएगा, अदर इनकम। क्लियर? यस। सिर्फ ड्रॉइंग्स दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में, सिर्फ ड्रॉइंग्स दिया है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऐसी कोई भी बात नहीं लिखी, सिर्फ ड्रॉइंग्स दिया है तो उसको कैपिटल में से माइनस कर देना, उसको कैपिटल में से माइनस कर देना। सिर्फ ड्रॉइंग्स दिया है तो कैपिटल में से माइनस करेंगे, ठीक है। और ड्रॉइंग्स का बैलेंस डेबिट में दिया जाएगा, ड्रॉइंग्स का बैलेंस कहाँ दिया जाएगा? डेबिट में। मैं शायद वो मेंशन करना भूल गया हूँ मेरे ट्रायल बैलेंस में, इसलिए मैंने उसको अलग से लिया, ठीक है। यस। पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स रहा तो सर वो P&L के क्रेडिट में जाएगा। हैव आई मेड इट वेरी क्लियर? यस। पर सिर्फ ड्रॉइंग्स रहा तो सर वो कहाँ में से माइनस हो जाएगा? सर कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। ठीक, यस। देन पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आप लोगों को पता है बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में लिखना है, पार्टनर से लिया हुआ उधार है ये, पार्टनर्स करंट अकाउंट या फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, ये सब तो बैलेंस शीट में लिखेंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स वो लोग हैं जिनसे फ्यूचर में पैसा, जिनको फ्यूचर में पैसा पेबल है। सन्ड्री क्रेडिटर्स वो लोग हैं जिन्हें फ्यूचर में पैसा पेबल है, और एनीथिंग पेबल इज आर लाइबिलिटी, एनीथिंग पेबल इज आर लाइबिलिटी। हैव आई मेड इट वेरी क्लियर? यस। तो लाइबिलिटी में लिखेंगे बिल्स पेबल, अगेन पेबल, पे करना है फ्यूचर में, लाइबिलिटी है। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से लिया गया शॉर्ट टर्म लोन, बैंक से लिया गया शॉर्ट टर्म लोन, उधार है तो लाइबिलिटी में लिखेंगे। बैंक लोन, बैंक लोन, बैंक लोन, बैंक से लिया हुआ उधार है, क्या है? उधार है, तो कहां लिखेंगे? लाइबिलिटी में लिखेंगे। लोन, लोन ऑन मॉर्टगेज, लोन ऑन मॉर्टगेज, कुछ चीज गिरवी रख के लोन लिया है, कुछ चीज गिरवी रख के लोन लिया है, अगेन लोन लिया है तो लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे। क्लियर? यस सर। पार्टनर्स लोन, अगेन लोन है तो कहाँ लिखेंगे? बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्सेस, लिसन टू मी वेरी केयरफुल, एनी टाइप ऑफ प्रोविजन इज अ लाइबिलिटी, whether it is provision for any other thing or provision for taxes, any type of provision is your liability, any type of provision your liability, और उसको बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में लिखेंगे। क्लियर? यस सर। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और प्री रिसीव्ड इनकम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और प्री रिसीव्ड इनकम ये स्पेशल आइटम से अगर ट्रायल बैलेंस में, क्रेडिट बैलेंस में दिखे तो आंख बंद करना और लाइबिलिटी में लिख देना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब ऐसा एक्सपेंस जो अभी तक पे करना बाकी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब ऐसा एक्सपेंस जो अभी तक पे करना बाकी है, जो अभी तक पे करना बाकी है, फ्यूचर में पेबल है, एनीथिंग पेबल इज आर लाइबिलिटी। प्री रिसीव्ड इनकम मतलब ऐसी इनकम जो पहले ही रिसीव हो गई, जो अगले साल रिसीव होनी चाहिए थी पर इसी साल रिसीव हो गई। ठीक है, हाँ सर। तो अगले साल हमें एक तो सर्विसेज पेबल है, या फिर अगर सामने वाली पार्टी को हमसे सर्विसेज नहीं लेनी है तो उसका पैसा पेबल है, कोई भी हालत में हमें देना ही है। एक तो सर्विस पेबल है, यानी सर्विस देनी है, या फिर सर्विसेज नहीं लेनी है तो, सर्विसेज नहीं लेनी है तो क्या पेबल है? मनी पेबल है, तो ये हमारे लिए लाइबिलिटी। ठीक है, हाँ सर। तो बहुत अच्छे से सुनेंगे। प्री रिसीव्ड इनकम या प्री रिसीव्ड इनकम या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपको बैलेंस शीट में दिखा, हालांकि ये नॉर्मली ये एडजस्टमेंट्स में आता है ज्यादातर, पर अगर आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस या प्री रिसीव्ड इनकम ट्रायल बैलेंस में दिखा, वो भी क्रेडिट बैलेंस में, क्रेडिट बैलेंस में ही आएगा ये। ठीक है, यस सर। तो कहाँ लिख देंगे आप? लाइबिलिटी साइड। क्लियर? यस। रिजर्व फंड, रिजर्व fund, any type of fund is a liability, any type of provision is a liability, any type of fund is a liability। reserve fund liability है, ठीक है। फ्यूचर में पार्टनर्स को पेबल है, ऐसा पैसा जो अलग से निकाल के रखा है, प्रॉफिट का ऐसा हिस्सा जो अलग से निकाल के रखा है और फ्यूचर में पार्टनर्स को पेबल है, रिजर्व फंड लाइबिलिटी है। ठीक, प्रोविडेंट फंड,
से प्रोविडेंट फंड दिया है। क्या दिया है? प्रोविडेंट फंड। ठीक है, प्रोविडेंट फंड मतलब ऐसा फंड, वैसे तो एनी फंड इज अ लाइबिलिटी, तो आप समझ चुके हैं कि लाइबिलिटी, पर प्रोविडेंट फंड का एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। प्रोविडेंट फंड मतलब ऐसा फंड जो एम्प्लॉयज के रिटायरमेंट के टाइम उनको पेबल है। ऐसा फंड जो एम्प्लॉयज के रिटायरमेंट के टाइम उनको पेबल है, उसे प्रोविडेंट फंड कहा जाता है। क्लियर? यस। इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, जो प्रोविडेंट फंड हमने एम्प्लॉयज के रिटायरमेंट के लिए जमा किया है, उसको अगर आपने इन्वेस्ट किया होगा, डेबिट बैलेंस में अपन ने देखा था, डेबिट बैलेंस में प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, वो एसेट में डाला था। ठीक है, वो जो आपने प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट एसेट में डाला था, उससे जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, हम उसकी बात कर रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, ये हमारे लिए इनकम है, पर अदर इनकम, सॉरी, ये हमारे लिए लाइबिलिटी, आई एम सो सॉरी, माय बैड, वेरी माय बैड, इट इज आर लाइबिलिटी, और आप उसको लाइबिलिटी में डालेंगे। ठीक है, यस, क्योंकि ये इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड भले ही प्रोविडेंट फंड पे मिला है, पर ये बिजनेस का नहीं है, ये एम्प्लॉयज को ही पेबल होगा। क्लियर? यस, मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था, आई एम वेरी सॉरी फॉर इट। पर इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड कहाँ डालेंगे आप लोग? इसे लाइबिलिटी मानेंगे और पीएल बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में डालेंगे। मैं दो चीज क्लियर कर देता हूँ। डेबिट बैलेंस में प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन दिया है, डेबिट बैलेंस में प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन दिया है, तो उसके लिखेंगे पी एंड एल अकाउंट के डेबिट में। डेबिट बैलेंस में अगर पी एंड प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ इन्वेस्टमेंट लिखा है तो उसे लिखेंगे एसेट में। पर क्रेडिट बैलेंस में अगर प्रोविडेंट फंड दिया है तो लाइबिलिटी में जाएगा, और इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड है तो भी लाइबिलिटी में जाएगा। क्लियर? यानी अगर एज डेबिट बैलेंस में पीएफ से रिलेटेड, प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड कोई आइटम है तो नाम चेक करना पड़ता है, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, पीएनएल का डेबिट, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट एसेट। पर अगर क्रेडिट बैलेंस में प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड कुछ भी दिया है, प्रोविडेंट फंड या फिर इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, तो वो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे जाएगा। क्लियर? यस। कोई आइटम नहीं। दैट्स इट, दिस वाज माय हम्बल और वेरी जेन्युइन, दिस वाज माय वेरी, क्या कह सकते हैं, दिस वॉज माई दी वेरी वेरी जेन्युइन एफर्ट टू रिवाइज ऑल दी आइटम्स ऑफ ट्रायल बैलेंस। आई हैव डन माई बेस्ट, रेस्ट लाइज ऑन यू। खूब जमकर मेहनत करो। कुछ आइटम छूट जाता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, कुछ आइटम का एक्सप्लेनेशन नहीं पता है, अगर नहीं समझा, नहीं जमा, तो भी ट्रायल बैलेंस में बताओ, तो भी कमेंट सेक्शन में बताओ। वी विल डिस्कस इट ओवर दैट। ओके, बाय बाय क्लास, हैव अ नाइस डे।